हैं जहां कल छोड़ा था। तो हमने कंसेप्ट किए थे कल, बेसिकली हमने कंसेप्ट किए थे उस चीज के। एक हमने किया था कि अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है दो एक्सिस के साथ तो क्या होगा, तो उस टाइप का कंसेप्ट किया था। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस, ये थ्योरी का ही पार्ट है इसलिए अच्छे से समझ लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। Two sides of an isosceles triangle are given by this equation and this equation, x plus y minus 3 equal to 0. And its third side passes through the point 1 comma minus 10. Find the equation of the third side. ये isosceles triangle की दो इक्वल साइड्स हैं। तो मान लो ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, ठीक है। इसका स्लोप हो गया, पहले वाली लाइन का स्लोप कितना है, पहले वाली लाइन का स्लोप है तुम्हारा 1/7, और दूसरे वाली लाइन का स्लोप कितना है, दूसरे वाली लाइन का स्लोप है तुम्हारा -1। तो m1 मान लो 1/7 और m2 मान लो, देख लेना किस तरीके से अप्लाई करना है इन कंसेप्ट्स को। m2 = -1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है 1 -10, सपोज करो ये पॉइंट है 1 -10। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कितनी लाइनें होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी और इस तरीके से होंगी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बनेगा। तो जैसा हमने कल के कंसेप्ट में देखा था, कल के उसमें थ्योरी में, तो हमको पता है कि दो लाइनें बनेगी, एक लाइन ऐसे करके बनेगी यहाँ से, स्लोप 7 होना चाहिए ना सर, स्लोप तो 7 होना चाहिए। सॉरी y = 7। हाँ ठीक है, 7 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यस सर, ठीक है। तो हमने कल जो कंसेप्ट देखा था उसमें ये था कि भाई अगर इस पॉइंट से लाइन पास करनी है P से और हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे जैसा हमने कल देखा था, एक ये बनेगा और एक बनेगा ये वाला ट्रायंगल। ये कंसेप्ट तो सबको क्लियर होगा। ऐसे करके दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दो ट्रायंगल बनेंगे। दूसरी बात ये थी कि ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये पैरेलल होगी इस वाले बाइसेक्टर के, और ये वाली जो लाइन है ये वाली पैरेलल होगी इस वाले बाइसेक्टर के। ये कंसेप्ट सबको क्लियर था? यस सर। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड द स्लोप ऑफ दीस टू पर्टिकुलर लाइंस। और हमको ये भी पता है कि जो हमारी दो नई लाइनें आएंगी, एक ये वाली लाइन आएगी जो ऐसे करके पास कर रही होगी यहां से, ये वाली लाइन ये एक बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, और एक होगी ये वाली। और हमको ये भी पता है कि इस लाइन का और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये हम कल देख चुके हैं। तो मान लो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मान लो m है, इसको m मान लो। अब अगर इसको m मान रहे हैं तो अब जैसे मर्जी बना लो फिगर, ये जो m है इसका स्लोप, ये जो लाइन है हमारी m वाली, ये बेसिकली इस वाले बाइसेक्टर के पैरेलल है, इस वाले बाइसेक्टर के पैरेलल है ये, तो इसका स्लोप m हो गया। ठीक है, इसका स्लोप है 1/7 और इसका स्लोप है -1 नीचे वाली का। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना फॉर्मूला स्लोप वाला, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, 1/7 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m/7, m1 माइनस m2 प्लस, सर 7 है स्लोप। अरे यार हाँ ठीक है 7 है, 7 है इसका स्लोप। नहीं चलिए, ठीक है, इसका स्लोप है 7, तो ये हो गया 7 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, नीचे वाले में लगेगा, यहाँ पे लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 m माइनस -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। ये बनेगी इक्वेशन। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने पे m की दो वैल्यू आ जाएंगी और हम इस वाले पॉइंट से निकाल सकते हैं कि वो दोनों लाइनें कौन सी होंगी। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो 7 माइनस 7m माइनस m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 7m स्क्वायर प्लस 7m, ये बन जाएगा बच्चों 7 माइनस 7m माइनस m प्लस m स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया हमारा 6m स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6m स्क्वायर। ये है हमारा -8m और यहाँ पे है हमारा 8m, तो वो इधर चला जाएगा पूरा का पूरा, तो हो जाएगा प्लस 16m। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 3 9, बीच में 8 है, तो ये हो गया 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3m इंटू m प्लस 3 माइनस 1 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे आपकी m की वैल्यू 3 और -3 और 1/3। अब देखो ये इस बात का इंडिकेशन है कि तुम्हारी अप्रोच सही है, क्योंकि जो दोनों m की वैल्यू आएंगी वो दोनों परपेंडिकुलर होनी जरूरी है बेसिकली। और जैसे क्लियर है कि भाई दो लाइनें दे रखी हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तीसरी लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे करके बन जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल, और दूसरी कैसे बन जाएगी, दूसरी ऐसे बन जाएगी, दूसरे परपेंडिकुलर के, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे,
एक साइड जो है वो पैरेलल होगी एक बाइसेक्टर के और दूसरी साइड जो पैरेलल होगी दूसरे बाइसेक्टर के। फंडा क्लियर है ये? यस सर। तो एक बार तुम्हारे पास m की ये दोनों वैल्यू आ गई -3 और 1/3, पॉइंट तुमको पता ही है, तो तुम लाइनें निकाल लो। जहां तक मुझे आइडिया है लाइनों की इक्वेशन आएगी ये 3x + y + 7 = 0 आएगी एक लाइन, और दूसरी लाइन आएगी तुम्हारी x - 3y - 31 = 0। ये आ रहा होगा आंसर सबका? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए करा दिया क्योंकि ये थ्योरी का ही पार्ट है, इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ था हमारा। इनको ध्यान रखना है अप्रोचेस का, इसको ध्यान रखना यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखो मॉड नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि मॉड लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब डायरेक्शन चेंज हो। यहाँ मैं दोनों केस में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको ध्यान रखना कि अलग अलग बाइसेक्टर के लिए अलग अलग हमको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन से क्वाड्रेटिक बनती है और दोनों की दोनों वैल्यू आती है। क्योंकि हमने फिगर ऐसे बना दी ना, हमको पता नहीं है कि कौन सा बाइसेक्टर कहाँ पे है, हो सकता है फिगर ऐसी हो रही होती तो बाइसेक्टर उल्टा हो जाता, तो इसलिए दोनों की दोनों वैल्यू जो है एक ही इक्वेशन से कवर हो जाती है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को उतारना है तो उतार लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था वो भी तुम लोगों ने शायद कर लिया होगा, एक बार उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t डज द पॉइंट t, t+1। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करूंगा और दोनों तरीके समझ लेना, एक तरीका मैथमेटिकल है और एक तरीका थोड़ा सा इंट्यूटिव है। तो तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, जो भी जिस भी तरीके से तुम मोस्ट एफिशिएंटली क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t डज द पॉइंट t, t+1 lies inside the triangle, lies inside the triangle ABC, where A is given to be 0,3, B is -2,0 and C is coming out to be 6,1। तुम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? यस सर। आंसर बताओ। -7 से 3/2 -6 से 3/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, -6/7 से 3/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सारे बच्चे, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। इसका आंसर है t बिलोंग्स टू -6/7 से लेके 3/2 तक। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करूंगा, तुम दोनों तरीके देख लेना। एक तो मैथमेटिकल तरीका है प्योर, और दूसरा थोड़ा सा इंट्यूटिव तरीका है। पहले मैं मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो एक बार रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर के हिसाब से कुछ ऐसा बनता है हमारा कि पॉइंट ए दे रखा है हमको 0,3, तो मान लो पॉइंट ए ये है 0,3। एक पॉइंट बी दे रखा है 0,-2, इसको मान लो 0,-2,0 सॉरी, तो ये हो गया हमारा -2,0। और एक पॉइंट दे रखा है हमको सी विच इज लेट्स से 6,1। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं हमको, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि t, t+1 जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो t, t+1 है वो इस ट्राइंगल के अंदर रहना चाहिए 6,1। बेटा अपना ऑडियो बंद कर लेना, ऑडियो बंद कर लो बेटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारा पॉइंट रहना चाहिए, इसके लिए हमको t की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सीधा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि इन तीनों लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमको मेथड पता ही है जो हमने कल डिस्कस किया था थ्योरी के रूप में। तो एक मैंने रफ फिगर बना दी है, तो रफ फिगर से जो ए बी है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी, बीसी की इक्वेशन आएगी आपकी, मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट पता है, हर लाइन पे बी पता है, सी पता है, ए पता है, तो हम तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये होंगी, बीसी, सब लोग चेक कर लेना अपनी अपनी कॉपी में जो कर रखा होगा तुमने। BC will come out to be x minus 8y plus 2 is equal to 0। 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं। AC will come out to be x plus 3y minus 9 is equal to 0। जिन लोगों ने ट्राई किया और जिनका ये आंसर नहीं आया है वो अच्छे से चेक कर ले एक बार कि कहाँ पे गलती हुई है। ये AC की इक्वेशन आएगी, और AB की इक्वेशन आपकी बनेगी 2y minus 3x minus 2। 3x minus 2y plus 6 is equal to 0। ये बनेगी बच्चों, 2 नहीं बनेगी। ठीक है, ये यस क्वेश्चन सर। सही आ रही है, ये सही आ रही है सबकी इक्वेशन, ये बनेगी। 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, कुछ करना नहीं है इसमें तो। ठीक है, नाउ अब हमको ये पता है कि हमको ट्राइंगल जो है, हमको जो पॉइंट है हमारा P, t, t+1, कोई भी पॉइंट जो है हमारा, वो हमको इस ट्राइंगल के अंदर चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो AB है, ये वाली जो लाइन है AB के जिस साइड में C है, ध्यान से सुनना मेरी बात, AB के जिस साइड में C है उसी साइड में P होना चाहिए। अगर तुम AB के अंदर, लाइन AB के अंदर C की वैल्यू डालोगे
ए बी क्या है, ये ए बी है, ठीक है। सी कितना है 6,1। तो अगर इस इक्वेशन में मैं 6,1 डाल दूं तो कितना बनेगा, 3 इंटू 6 18 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 6, तो ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ गया। क्लियर है ये चीज? ये चीज Yes, क्लियर है जो sir. मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। Yes, तो sir. हमने बेसिकली क्या किया है, हमने ये चेक किया है कि अगर मैं ए बी के अंदर सी को डालूं तो क्या वैल्यू आ रही है। हमको पता चल रहा है ए बी के अंदर सी जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी के अंदर अगर मैं पी को डालूंगा तो दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है सबको कंसेप्ट, क्योंकि दोनों के दोनों सेम साइड पे होने चाहिए। Yes, sir. अब अगर तुम ए बी के अंदर टी को डालोगे तो ए बी के अंदर पी के, पी को डालने का क्या मतलब है, पी है टी कॉमा टी प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हुआ 3t माइनस 2t माइनस 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ t शुड बी ग्रेटर देन 4। क्लियर है ये चीज? सॉरी, t शुड बी ग्रेटर देन माइनस 4, t शुड बी ग्रेटर देन माइनस 4, ये बन जाएगा बच्चों। Yes, sir. ये आई पहली कंडीशन, यहां से आएगी, क्योंकि यहां से ये बता रहा है आपको t प्लस, ये आपको बता रहा है कि t प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस t शुड बी ग्रेटर देन माइनस 4। ये आ गई पहली कंडीशन ए बी से। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो ये दे रहा है t ग्रेटर देन माइनस 4, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल डू द सिमिलर थिंग फॉर ऑल 3 लाइंस, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है अगर ये आप मैथमेटिकल तरीके से हम इसको करें। आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर का, ट्राई कर लेना, थोड़ा मुश्किल है। एक बच्चा बोल भी रहा था कि उसने कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स लुक एट एसी। अब एसी के अंदर अगर मैं बी डालूंगा तो एसी के अंदर बी डालने पे जो साइन आएगा वो आएगा लेस देन 0। ये एसी है, एसी के अंदर अगर तुम बी डाल दो, बी क्या है -2,0, तो इसमें डालते कितना आएगा 0 -6 -9, तो वो हो गया लेस देन 0। ठीक है, ए बी के अंदर, एसी के अंदर बी डाला तो लेस देन 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एसी के अंदर अगर तुम पी डालोगे तो दैट शुड आल्सो बी लेस देन 0। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार ये हो जाएगा। तो इसको अगर तुम सोल्व करोगे, एसी के अंदर पी को डालोगे तो यू विल गेट टी विल बी, यहां से आएगा आपका टी विल बी लेस देन 3/2, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, एसी के अंदर पी की वैल्यू डाल दो, पी क्या है टी कॉमा टी प्लस 1। सिमिलरली तीसरी लाइन पकड़ लो, तीसरी लाइन पकड़ोगे बीसी है तीसरी लाइन, ये नीचे बेस पे, तो बीसी के अंदर अगर आप ए की वैल्यू डालोगे, ये बीसी है ये वाली लाइन x माइनस 8y प्लस 2, इसमें अगर मैं 0,3 डाल दूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया बीसी के अंदर जो p है वो डालने पे भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम साइड पे होंगे। अगर तुम बीसी के अंदर p डालोगे ग्रेटर देन 0 तो आपका आएगा t शुड बी ग्रेटर देन -6/7। अगर आप इन तीनों चीजों को प्लॉट करोगे तो पहला आएगा -4 कि t जो है आपका -4 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होना चाहिए। दूसरा आएगा आपका -6/7, वो कह रहा है कि t शुड बी ग्रेटर देन -6/7। और तीसरा आएगा t शुड बी लेस देन 3/2। तो अगर आप इन तीनों का कॉमन एरिया ले लोगे तीनों का, तो तीनों कॉमन एरिया आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका आंसर आ जाएगा t बिलोंग्स टू -6/7 से लेके 3/2 तक। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ऐसी क्या होगा तुम लोगों ने मेरे ख्याल से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन भी लोगों का ये आंसर आया है वो लोग इसको देख लें, जिनका नहीं आया वो लोग लिख सकते हैं इसको। बेशक स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, अगर तुम्हें बाद में ट्राई करना है, या तुम वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। हाँ बोलो सर। बीसी के अंदर तो नेगेटिव आना चाहिए ना ए डाल के। क्यों? बीसी के अंदर अगर तुम ए डालोगे, बीसी क्या ये है ना बेटा, x माइनस 8y प्लस 2, तो इसमें डालो ए कितना है 0,3। यस सर। एक मिनट, हाँ 0,3 डाला तो 0 माइनस 24 प्लस, हाँ ठीक, सॉरी लेस देन 0 आएगा, तो ये लेस देन 0 होगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेस देन 0 होगा ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लेस देन 0 होगा। तो इसको जब लेस देन 0 करोगे तो ये दूसरा जो है वही रिजल्ट दे देगा आपको जो लिखा हुआ है। मैंने वो एरो गलत लगा दिया है, निशान गलत लगा दिया, लेस देन 0 होगा। इसको सॉल्व कर लो, बेशक एक बार चेक कर लो, अगर डाउट हो रहा है तो मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। बीसी वाले को लेस देन 0 हो रहा है, तो लेस देन 0 में अगर तुम डालोगे इसके अंदर लेस देन 0, बीसी में p लेस देन 0 आ रहा है, तो बीसी है हमारी ये वाली, तो इसके अंदर p डाला मैंने, तो वो हो गया t माइनस 8 इंटू टी प्लस 1 प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, तो ये हो गया -70 -6 शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स -70 शुड बी लेस देन 6, दैट मीन्स -70 शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी 70 should be greater than -6, that means t should be greater than -6/7। ये आ जाएगा बच्चों, ये रहा।
ठीक है, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये मैंने सही कर दिया। क्लियर है ये तरीका सॉल्व करने का? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं, ठीक है? इसको तो मैंने कर दिया, ये मैथमेटिकल तरीका है और हमको हमेशा ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा अटकता है तो हमारे पास मैथ्स का ही तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। एक और तरीका है, हमेशा जैसे मैंने पहले कहा था, कॉमन सेंस को कभी छोड़ना मत, कॉमन सेंस को हमेशा साथ लेके चलना। मैं तुमको एक और तरीके से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंट्यूटिव तरीका है, एक बार देख लो ताकि तुम लोग रिलेट कर सको। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको मिटा दूं पहले? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन को, सो दैट वी कैन रिलेट कि क्या आंसर आने वाला है हमारा। तो व्हाट आई विल डू इज, देखो जैसे ये पॉइंट दे रखा है, हमको जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है? पॉइंट दे रखा है t,t+1, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि t के ऊपर वैल्यूज निकालो, t की वैल्यू निकालो सच दैट t,t+1 लाइज विद इन दिस ट्राइंगल। ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ ये जो पॉइंट है, सर हाँ बोलो। ग्राफ लाइन पे प्लॉट करके आएगा ना दूसरे वाला जो है वो? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? सर ग्राफ लाइन पे प्लॉट करके भी तो कर सकते हैं इसको। हाँ बस यही बोल रहा था मैं, ये वाला तरीका बता रहा हूँ मैं, जो तुमने बोला अभी अभी कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है? एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबके साथ। तो अब देखो ये जो पॉइंट है t,t+1, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि जो y है वो हमेशा x से 1 ज्यादा है। ये क्लियर है? y = x+1। देख लो, अगर तुम x को t डाल दोगे तो y कितना हो गया? t+1। पॉइंट दे रखा है t,t+1, इसका मतलब x जितना भी होगा y उससे 1 ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है p, ये हमेशा y = x+1 पे लाई करेगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये जो लाइन है y = x+1, ये पास करती है आपकी 1,0 से, यहां से 1,0 से लगा लो, ये आपका पॉइंट C है 6,1, 1,0 से पास करती है और -1,0 से पास करती है। तो ये जो लाइन है जिसपे t,t+1 लाई करेगा वो कुछ ऐसी होगी। ये जो पॉइंट है t,t+1, ये हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा जो मैंने लाल वाली बना रखी है, y = x+1। ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. अब देखो ये जो लाइन है y = x+1, ये BC को कहां मिल रही है? BC को मिल रही है इस पॉइंट पे। BC की इक्वेशन क्या है? BC की इक्वेशन है x - 8y + 2 = 0। तो अगर तुम BC की इक्वेशन को x - 8y + 2 = 0 को y = x+1 के साथ सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जब तुम सॉल्व करोगे तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -6/7, y = x+1, y -6/7 डिवाइडेड बाय 1/7। सॉल्व करके देख लो बेशक। एक लाइन है x - 8y + 2 = 0, दूसरी लाइन है y = x+1। दूसरी y = x+1 का मतलब क्या हो गया? x - y + 1 = 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा -7y + 1 = 0, तो y आ जाएगा तुम्हारा 1/7, जो कि ये रहा, और y को 1/7 डालोगे तो x आ जाएगा -6/7। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारी जो कि y = x+1 है, जिसपे हमारा पॉइंट P लाई करेगा, ये यहाँ पे मिल रही है इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के अंदर चाहिए हमको ये पॉइंट। और दूसरा इस वाली लाइन को कहां मिलेगा? ये AC को। AC की इक्वेशन क्या है? AC की इक्वेशन है x - 3y + 9, x + 3y - 9 = 0। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे कहां मिलेंगी? AC को कहां मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। अब अगर तुम इस पॉइंट को सोल्व करोगे, इस वाले को, तो ये पॉइंट हमारा निकल के आएगा 3/2, 5/2। बेशक सॉल्व करके देख लेना, 3/2, 5/2। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली ये देखा कि जो हमको पॉइंट दे रखा है t,t+1, वो किस टाइप का है? वो इस टाइप का है कि वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा। उसके बाद हमने एक रफ फिगर बनाई, ज्योमेट्रिकल फिगर, और हमने देखा कि ये वाली जो लाइन है वो हमारे ट्रायंगल को किस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें दिख गया कि एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। अब x क्या है? x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, x कोऑर्डिनेट है t। तो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है? देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहां वेरी कर रहा है? x कोऑर्डिनेट -6/7 से आगे होना चाहिए। ये -6/7 है इसका x कोऑर्डिनेट, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 3/2। तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 3/2 से कम होना चाहिए। तो तुम्हारा x अगर -6/7 से लेके और 3/2 से कम होगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ट्रायंगल के अंदर लाई कर जाएगा। तो आपका आंसर हो गया x बोलो या फिर t बोलो, x और t बिलोंग्स टू -6/7 से लेके 3/2। यही आंसर था आपका। इस आंसर को हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया इंट्यूशन से। क्या ये क्लियर है सबको क्वेश्चन जो मैंने करा जिस तरीके से? Yes, sir. किसी को पूछना है तो पूछ लो इसमें कुछ। क्लियर है देखो एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें ये बोलता कि एक पॉइंट है P, अगर मैं t,t+1 नहीं देता, सपोज करो मैं तुमको t देता 0, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ पॉइंट है P 0, अब मैं पूछता हूँ लैम्डा की वैल्यू निकालो जिससे कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर रहे, तो तुम क्या कहोगे? 0, जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा? y एक्सिस पे।
ये मैं तुम्हें इंट्यूशन से बता रहा हूँ X तरीके, इंट्यूशन के तरीके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैथ से तो तुम कर ही सकते हो, तुमने किया ही है, आंसर भी आया हमारा, लेकिन लेंदी है। तो इंट्यूशन में क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0 को अगर पॉइंट होता है 0, लैम्डा, तो ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे मतलब यहां से लेके और यहां तक जाएगा, ये होगा 0, लैम्डा। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम कहोगे y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट निकाल लो, मतलब ये जो लाइन है BC, इसका इंटरसेक्शन निकाल लो y एक्सिस के साथ, ये आ जाएगा। और सिमिलरली ये जो पॉइंट है, ये तो दे ही रखा है यहाँ पे 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहां से लेके और यहां तक। समझ रहे हो ये जो मैंने बाद में बताया तुम्हें? Yes, sir. ठीक ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, ये थोड़ी इंट्यूशन और कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन है बेसिकली, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने कंकरेंसी से रिलेटेड, उसको सॉल्व कर देता हूँ, देन वी प्रोसीड विद द रिमाइंडर ऑफ थ्योरी। चलूं आगे? Yes, sir. ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो कंकरेंसी से रिलेटेड था, उसको हमको याद रखना है कि अगर 3 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सिमिलरली a2x और a3x वाली, तो वो कंकरेंट होगा अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो बनता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर कंकरेंसी, इसको ध्यान रखना। सर बना रहा है इसका। Yes, sir. हाँ हाँ, इसका बना रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, इसका बनाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, वन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये था कि इफ द लाइंस ax प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 लाइन दे रखी थी, x प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं हमारी, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस c, इसकी वैल्यू निकालनी थी, कितनी होगी। तो हमको पता है अगर तीनों लाइनें कंकरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे a1 1 1 b1 1 1 c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी कंडीशन की कंकरेंसी की। अब इस डिटर्मिनेंट को यूज करके जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे है, इसको यूज करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, थोड़ा लेंदी भी जा सकता है अगर फंस जाओगे तो। अब इसमें ये है कि हमको नीचे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसी डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी क्रिएट कर देते हैं। तो पहले हम रिजल्ट लगाते हैं C3 गोज टू C3 माइनस C2, और उसके बाद हम रिजल्ट लगाते हैं C2 गोज टू C2 माइनस C1। पहले C3 को सेपरेट कर देते हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, पहले मैंने लगाया C3 गोज टू C3 माइनस C1, तो C1 वैसे का वैसा रहेगा A11, C3 को कर दिया मैंने C3 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस बी 1 माइनस बी हो जाएगा, C माइनस 1 C माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी बनाना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे को सिंप्लीफिकेशन करने में, मैनिपुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने ये लगा दिया, उसके बाद अब मैं लगा रहा हूँ C2 गोज टू C2 माइनस C1। मैथ्स में बच्चों क्या होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीके ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ तरीके कम एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है टाइम टेकिंग कितना है वो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जब टी की वैल्यू निकाली, तो एक हमने मैथमेटिकल तरीके से किया और एक हमने इंट्यूशन से किया। तो इंट्यूशन वाले तरीके में हमारा कम टाइम लगा। तो जब भी तुम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो अपना, जब तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन लुकआउट फॉर सॉल्यूशंस व्हिच आर स्मार्टर एंड व्हिच टेक लेसर टाइम। तो उससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू सेव ऑन टाइम। तो इसलिए हमेशा मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चन को देखा करो और देखा करो क्या क्या पॉसिबल अप्रोचेज है, कौन सी अप्रोच को लगाना बेटर रहेगा एग्जाम कंडीशंस में। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, नाउ आई एम अप्लाइंग C2 goes to C2 minus C1, तो दिस becomes 1 minus a, this becomes b minus 1 and this becomes 0. So now I will expand this determinant. The moment I expand this, I will get the result a into b minus 1 into c minus 1 minus 1 minus a, यहां से खोला पहले मैंने, अब यहां से खोल रहा हूं, minus 1 minus a into b minus 1 into c minus 1, बस इतना बच गया ये, इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है बच्चों रिजल्ट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ माइनस आएगा ना, b माइनस 1 1 माइनस ए इंटू सी माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, हाँ ठीक है, a इंटू बी माइनस 1 प्लस ए माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, सी माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी। एक मिनट रुको, ठीक है। ये तुम लोगों ने कैसे किया, ऐसे सॉल्व किया इसको?
अच्छा यहाँ से ये बनेगा ना, ये बनेगा, ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको। सर 1 माइनस बी हो रहा है ये। हाँ 1 माइनस बी होगा, वही मैं गलती कर रहा था। तो ये हो गया 1 माइनस ए इंटू सी माइनस वन, यहाँ पे सी माइनस वन आएगा, माइनस यहाँ से खोलूंगा ऐसे करके, तो 1 इंटू सी माइनस वन माइनस 1 माइनस बी, ये बनेगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तीनों को अलग अलग, तो एक्सपेंड करोगे तो दिस विल बिकम ए इंटू, एक काम करते हैं, हमको 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी चाहिए, तो अभी तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, बी माइनस वन सी माइनस वन माइनस 1 माइनस ए। कुछ बच्चों के साथ ये हो सकता है कि उनको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में दिक्कत आई हो, या समझ ना आया हो कि कैसे मैनिपुलेट करना है, इसीलिए मैंने शुरू शुरू में ही 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी बना लिया हर जगह, जिससे कि हम आराम से इसको मैनेज कर सकें। अब देखो हमको चाहिए 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस वन है सी माइनस वन है, तो मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि ये दोनों हो जाएंगे 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सबको क्लियर है ना ये चीज? यस सर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, मैंने माइनस कर दिया। अब देखो ये है 1 माइनस ए, ये है माइनस 1 माइनस ए, और ये है सी माइनस वन, इसको मैं कर रहा हूँ 1 माइनस सी और ये इसको कर दूंगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये सी माइनस वन की जगह हो जाएगा मेरा 1 माइनस सी। तो मैं सबको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी करता जा रहा हूँ, ये 1 माइनस ए और 1 माइनस बी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी इक्वेशन को 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो यू विल गेट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा तुम्हारा। ये आईआईटी में देखो ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है, आईआईटी में इस टाइप की बहुत चीजें फंसती है कि क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था ये, हमारे पास क्या आ गया ये, अब इसका क्या करें, इसमें करो -1 +1, हो गया क्वेश्चन -1 +1। तो जैसे +1 करोगे तो वो हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस बी, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चा, छोटा सा, इज इक्वल टू ये बन आ जाएगा, ये a -1 इंटू 1 माइनस ए -1 हो जाएगा, माइनस में उधर चला जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सिंपल सा रिजल्ट है। तो जिनका भी आंसर 1 आया ठीक आया बिल्कुल, और जिनका 1 नहीं आ पाया वो देख लें कि 1 कैसे आएगा। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है थोड़ी सी, मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से करी है डिटर्मिनेंट में, तुमने हो सकता है किसी और तरीके से करी हो, जैसे भी करो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे तो आंसर सेम आएगा। क्या बेटा? लास्ट से समझ में नहीं आया, लास्ट से समझ में नहीं आया सर, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ जी, ये लाइन दोबारा समझा दो सर। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। देख हमने क्या किया है, इसको ध्यान भी रखना, क्योंकि ये ना आईआईटी वालों ने यूज कर रखी है चीज कई बार, ये कंसेप्ट हमारा क्या बना, हमारा यहाँ तक बन गया बेटा, a बाय 1 माइनस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस बी प्लस 1 बाय 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है, यहाँ तक तो आ गया वो समझ में? यस सर। हाँ, तो अब देख हम क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये 1, हमको a के साथ 1 चाहिए, और हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस है। हम क्या करेंगे, a के साथ +1 कर दे और -1 कर दे। अगर तू a के साथ +1 कर देगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a +1 बाय 1 माइनस a की वैल्यू, सॉरी एक मिनट रुक जा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये रिजल्ट आया है a वाला, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया a -1 +1, तो ये जो पहले वाला पार्ट है a -1 बाय 1 माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a हो गया। अब देख ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा तेरी, ये बन गया ना, ये क्लियर है? यस सर। ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है इसकी वैल्यू कितनी है बोल? -1। तो ये -1 हो गया, इस -1 को उठा के इधर ले जाओ, वो 1 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 1। ये निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये हुई उन टॉपिक्स की, उन क्वेश्चंस की एक तरीके से डिस्कशन जो मैंने कल दिए थे। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नाउ वी विल डू द रिमाइंडर ऑफ द थ्योरी, जो हमारी थ्योरी बची हुई है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो। नो सर। ठीक है बच्चों, लेट्स प्रोसीड। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, जो आ रहा है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, देखो जैसे हम लोगों की फैमिलीज होती हैं, फैमिली से क्या मतलब होता है, जिसमें कुछ चीज कॉमन हो, सबका हमारा डीएनए कॉमन है, अपने पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, जीन्स कॉमन है। तो ऐसे ही फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ऐसी लाइंस जिनके बीच में कुछ कॉमन हो उनको हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, कि वो एक फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे हमने कल एक चीज देखी थी, हमने कहा था कि अगर 2 लाइनें हो तो ऐसी लाइनें जो इन दोनों लाइनों के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं वो क्या होंगी। तो हमने देखा था कि बहुत सारी लाइनें होंगी। तो एक ऐसी लाइनें होंगी जो इस वाले बाइसेक्टर के पैरेलल होंगी, और एक ऐसी लाइनें होंगी जो इस वाले बाइसेक्टर के पैरेलल होंगी। तो ये सारी की सारी लाइनें जो हैं हमारी दोनों लाइनों के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनाएंगी।
तो इसमें ये जो पहली कैटेगरी है, ये जो लाल वाली कैटेगरी है, सारी की सारी लाइनों के बीच में क्या कॉमन है? सबके बीच में सेम स्लोप है इन सबका। और जो काले वाली लाइन है इन सबका भी स्लोप सेम है। तो ये दोनों की दोनों जो है फैमिली ऑफ लाइन से बिलोंग करती है। ये सारी की सारी लाइन एक फैमिली का पार्ट है जिनका स्लोप सेम है। सिमिलरली ये सारी लाइन एक दूसरी फैमिली का पार्ट है जिनका स्लोप सेम है। जब हम ये कहते हैं कि एक लाइन होती है ax प्लस a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमको पता है इस लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमको दो पैरामीटर चाहिए। अगर हम कहते हैं दो पैरामीटर, एक लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इससे पास करती है, तो एक ही लाइन हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि ऐसी लाइनें बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं, तो मैं कहूंगा ऐसी इनफाइनाइट लाइनें जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं। या कोई मुझे कहे कि ऐसी लाइनें बताओ जो इस सर्कल के टेंजेंट है, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइन्स हैं जो इस सर्कल के टेंजेंट होगी। ये सारी लाइनें इस सर्कल के टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये क्योंकि इन सब लाइन्स के बीच में कुछ कॉमन है, तो वी विल कॉल देम एज फैमिली ऑफ लाइन्स बिकॉज दीज लाइन्स हैव समथिंग इन कॉमन। तो दो में से अगर एक पैरामीटर मैं दे दूं, मैं कह दूं कि ऐसी लाइंस बनाओ जिनका सबका स्लोप 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो तुम कहोगे सर ये सारी लाइंस हैं इनका स्लोप 60 डिग्री है। क्योंकि ये सारी लाइंस के बीच में कुछ कॉमन है, तो वी विल कॉल देम फैमिली ऑफ लाइंस बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल लुक एट स्टैंडर्ड अप्रोचेस टू फिगर आउट टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कुछ स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं जो फैमिली ऑफ लाइंस के में मदद करती हैं। क्वेश्चंस आते भी हैं इसके ऊपर, तो इसको अच्छे से समझ लेना कंसेप्ट को। उसके बाद इसके दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेंगे, देन वी विल प्रोसीड। तो सपोज करो मैं अब एक ऐसा करते हैं कि एक लाइन है, लेट्स से ये लाइन है हमारी L1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मान लो इसको। और लेट्स से एक और लाइन है हमारी L2 विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब मैं उन सब लाइंस की क्वेश्चन निकालना चाहता हूं जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। मान लो ये पॉइंट है P, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमको क्या पता है स्ट्रेट लाइन के बारे में? हमको ये पता है कि कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में होती है और सिंगल डिग्री की होती है, इस टाइप की इक्वेशन, कोई भी दो वेरिएबल की इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की दो वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। इसको याद रखना, दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, L1 दैट इज लाइन 1 प्लस लैम्डा कोई पैरामीटर है, लैम्डा L2 इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूं, ध्यान से देखना इसको। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 का मतलब क्या हुआ? अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इन प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये जो बना हमारा, ये एसेंशियली है तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ही है ना, इसी फॉर्म में तो है ये। इसका मतलब है ये कोई स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर है? ये जो चीज है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इसकी जो फॉर्म है, इसकी फॉर्म यही है ax प्लस by प्लस c। क्योंकि इसकी फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में है, इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इस लाइन को पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट P L1 को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि वो L1 पे लाई करता है, और पॉइंट P L2 को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि वो L2 पे भी लाई करता है। इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे डिब्बे में, ये एक ऐसी लाइन है, दिस लाइन always passes through P. This line always passes through P for different values of lambda. हम क्या करेंगे? लैम्बडा की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे, तो हमारे पास इस पॉइंट P से निकलने वाली अलग अलग लाइनें आती जाएंगी। किसी लैम्बडा के लिए लाइन ये होगी, किसी लैम्बडा के लिए लाइन ये होगी, किसी और लैम्बडा के लिए लाइन ये हो जाएगी। तो मोमेंट वी कीप चेंजिंग लैम्बडा, वी विल कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट लाइंस। क्लियर है ये चीज सबको? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमको दो लाइनें दी हुई हैं L1 और L2, ठीक है। ये मान लो ये L1 दे रखी है और ये L2 दे रखी है। ध्यान से सुनना, मेरी बात थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमको वैसी लाइंस चाहिए जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं, इस पॉइंट से P से। अब हमको ये पता है कि कोई भी लाइन जो ax प्लस by, मतलब कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है, वो हमेशा एक 2D प्लेन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 क्या है? ये। L2 क्या है? ये। लैम्डा कोई पैरामीटर है, तो अगर मैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखता हूं, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये रहा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इस समय। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जो है, ये इसी फॉर्म में है ना, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। ये तो है ये देखो, यस सर। इसकी फॉर्म तो यही है ना, ax प्लस by प्लस c। यस सर। क्लियर है ये चीज? ये होगी ना, a1 प्लस a2 लैम्डा इंटू x प्लस b1 प्लस b2 लैम्डा इंटू y प्लस c1 प्लस c2 लैम्डा। ये बनेगी ना बच्चों इक्वेशन?
Yes, sir. तो ये क्या है, ये एसेंशियली यही तो है, ax plus by plus c equal to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ L1 plus lambda L2 equal to 0 represents a straight line। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो लाइन है L1 plus lambda L2 equal to 0, पॉइंट नंबर 2 है कि ये जो लाइन है L1 plus lambda equal to 0, ये L1 है और ये L2 है। अब मैंने लिखा L1 plus lambda L2 equal to 0। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो L1 है, L1 plus lambda L2 equal to 0 जो है वो हमारा ax plus by plus c के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब हो गया ये रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरी चीज ये आती है, ये जो मैंने लाइन लिखी है L1 plus lambda L2 equal to 0, इसको P सेटिस्फाई करेगा। P विल सेटिस्फाई दिस। क्यों करेगा P सेटिस्फाई इसको? क्योंकि P जो है, P विल सेटिस्फाई दिस, क्योंकि P जो है वो L1 पे भी लाई कर रहा है, देखो, और P जो है वो L2 पे भी लाई कर रहा है। तो L1 के अंदर P डालोगे 0 हो जाएगा, L2 के अंदर P डालोगे वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है P इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है L1 Yes, sir. प्लस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है तुम में से कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो ये। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 represents a straight line passing through the point of intersection of L1 and L2। इसको हम आगे यूज करेंगे, ये बहुत यूज होगा हमारा पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपको कभी भी दो लाइन दे रखी है L1 और L2, आपको अगर आप लिख देते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है this represents all the straight lines passing through the point of intersection of L1 and L2। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है। No, sir. ये चीज हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, तो तुम में से कुछ बच्चे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं जेईई मेंस के लिए या आईआईटी के लिए, तो उनको हो Yes, sir. सकता है ये थोड़ा नया लग रहा हो कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना इसको। Yes, sir. दूसरी चीज, कभी भी ध्यान रखना इस बात को जो बोल रहा हूं, बेशक कॉपी में नोट कर लेना अपने हिसाब से। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको इस टाइप की चीज आती है कि प्रूव दैट दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम तो पता चल जाएगा। कभी भी कोई कहता है प्रूव दैट दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म अ लाइन इन द Sir, फॉर्म ऑफ this is a दिस। straight line. हाँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बनेगा ना बच्चे, तो वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। मैं ये बोल रहा हूं, अब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कभी भी कोई क्वेश्चन है, हम करेंगे आगे जाके क्वेश्चन ऐसे, लेकिन अभी समझो कंसेप्ट को। कभी भी कोई क्वेश्चन ये कहता है कि भाई प्रूव दैट दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हम अगर उस लाइन को इस फॉर्म में ले आए L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 को, तो ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगी, इसे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में कई बार आ सकता है कि ये प्रूव करो कि ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी लाइन तुम्हारी दे रखी है उसको तुम L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में लिख दो, तो इसका मतलब है वो लाइन आपकी L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाएगी। ये अगर बेसिक लेवल पे थ्योरी समझ में आ गई है तो बोलो, मैं आगे चढ़ता हूं यहां से। तो मतलब सर कोई ऐसी फॉर्म में कोई लाइन, उसको हमें बस अरेंज करना और L1 और L2 की लैम्डा L2 की फॉर्म में चेंज करना। हाँ, यही अरेंज करना है बस। देखो एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लूं एक, यस सर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मिटा दूं जो लिखा हुआ है सामने, यस सर। ये देखो Yes, मैं sir. एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द फैमिली ऑफ लाइंस x a plus 2b plus y a plus 3b is equal to a plus b always, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या बोल रहा था मैं, always passes through। आईआईटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है द फैमिली ऑफ लाइंस दिस ऑलवेज पासेस थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर कोई भी लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दे, तो दिस ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये क्लियर है हम लोगों को? Yes, sir. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं, ए को अलग कर रहा हूं, बी को अलग कर रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू, देखते जाओ साथ साथ, x प्लस वाई माइनस 1
प्लस बी इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। Yes, sir. इसको a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई a इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आ गई ना L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में, आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अभी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन कहां से पास करेगी हमेशा? L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. L1 L2 क्या है? L2 है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। L1 क्या है? x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस 2 आ गया, दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 1। y इज इक्वल टू माइनस 1 को अगर तुम यहां डालोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब है ये जो लाइन है ये हमेशा -2, 1 से पास करेगी ऑलवेज। ये है इस कंसेप्ट का मेथड। L1 जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास करेगी हमेशा। हमने क्या किया, हमने इसको L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में लिख लिया, ये देखो ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो L1 प्लस लैम्डा L2 आ गया। अब कोई भी लाइन जो L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में होती है वो हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो हमारे पास ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, हमने दोनों को सोल्व कर लिया, हमारा पॉइंट आ गया -2, 1। किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ लो। आ गया सर। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? सर बी से भी तो डिवाइड कर सकते थे ना? किससे? हाँ बी से भी कर सकते थे, बी से भी कर सकते थे बेटा, एक ही बात है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चलो ठीक है, x2 आ रहा है y माइनस x2 आ रहा है y माइनस 1 आ रहा है। हम्म। हाँ ठीक है बेटा, x2 आ रहा है y माइनस 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। 2 और -1 ही लिखा हुआ है मेरी कॉपी में, मैंने -2 1 लिख दिया था गलती से। चलो एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे देख लेता हूँ मैं इस टाइप के। एक IIT का क्वेश्चन आया हुआ है 91 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स। 6 पॉइंट उस कोऑर्डिनेट से छोड़ दे, ये वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी कंसेप्ट का, स्ट्रेट लाइंस का आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ A B C आर इन AP, इफ A B C आर इन AP, इसको 2-3 तरीके से कर देता हूं मैं जिससे तुम लोग रिलेट कर पाओ। इफ A B C आर इन AP then AX plus BY plus C equal to 0 always passes through। एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो, always passes through। क्या पॉइंट आएगा बताओ जरा मुझे निकाल के। अगर ABC AP में है तो AX plus BY plus C equal to 0 कहां से पास करेगी? 1 मिनट लो, सोचो और आंसर निकालो इसका। सर हो गया। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, करने दो बाकियों को। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थ्योरी का पार्ट है, अच्छे से समझ लो, कहोगे तो क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए बाद में। देखो अब ABC AP में है, ठीक है। अब इसको मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर देता हूं ताकि आइडिया लग जाए हमको। अगर ABC AP में है तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 हो जाएगा। Yes, sir. दैट मीन्स A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन क्या दे रखी है हमको? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो तुमको देख के पता नहीं चल रहा कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 होगा आंसर। Yes, sir. तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये हमेशा 1, -2 से पास करेगी। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को फैमिली ऑफ लाइन वाले कंसेप्ट से करता हूं। b इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 है, इस b को उठा के डाल दो इस लाइन में, ठीक है। क्या बन जाएगा? AX प्लस A प्लस C बाई 2 इंटू y प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। b को रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया 2AX प्लस AY प्लस CY प्लस 2C इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कर लो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A इंटू 2X प्लस Y प्लस C इंटू Y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। A से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2X प्लस Y प्लस C बाई A, इसे लैम्डा मान लो, इंटू Y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया ना L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। Yes, sir. इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये कहां से पास करेगी? इससे और इसके इंटरसेक्शन से। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 पहली लाइन है, 2x प्लस y इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है।
सॉल्व करोगे क्या आएगा, पहली लाइन से आ रहा है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 दूसरी लाइन में डाल दो, आ गया x इज इक्वल टू 1, पॉइंट हो गया -1, -2, जो कि यहाँ से निकला था हमारा। तो चाहे ऐसे कंपेयर कर लो, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है सीधा कंपेयर कर लो दोनों रिजल्ट्स को जो आ रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस है, ये इंट्यूशन है, ये देख के पता चल रहा है कि ऐसा होगा। और अगर बाई चांस नहीं समझ में आता है तो मैथमेटिकल मेथड तुम्हारे पास है ही। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई तुम्हें कहता है कि कोई लाइन फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो उस लाइन को तुम इस फॉर्म में ले आओ किसी तरह, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। उसके बाद वो लाइन हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी ही करेगी। उस तरीके से तुम कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उसको लिख लो, अगली क्लास में उसका आंसर ले लूंगा, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है इसलिए साथ साथ कर लेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। फाइंड द इक्वेशन, बहुत सिंपल सा है, कर लेना एक बार। फाइंड द इक्वेशन, लिख रहा हूं बोर्ड पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the find the equation of the line which passes through the point of intersection of point of intersection of 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। तुम में से काफी सारे लोग होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे ये फैमिली ऑफ लाइंस वगैरह ये कंसेप्ट, तो भैया एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेना किसी भी अच्छी किताब से या इनके नोट्स से या कहीं से, उसके बाद अटेम्प्ट कर लेना सारे क्वेश्चन आईआईटी वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 5x plus y minus 1 is equal to 0 and cuts off equal intercepts on the axis, x and y axis, on the axis, x और y axis पे इक्वल इंटरसेप्ट काटती हैं और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इस वाले क्वेश्चन को लिख लो सब लोग, इसको अटेम्प्ट कर लेना। इसको अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग इसकी थ्योरी को, इसके कुछ क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थ्योरी में, किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो। जो 4 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को सब्जेक्टिव लिख के भेजे हुए हैं पेपर में, उसको तुम लोग अटेम्प्ट करके रखना, उसको उस फाइल को सेव कर लो अपने उसमें निकाल के देख लेना, और उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। जो अगली क्लास होगी उसके एंड में मैं डिस्कस करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड है तुम्हारे पास, तुम लोग मान के चलना, उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, मैं अगली क्लास में उनको उठा लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कभी सोच रहे हो कि वो बाद में करोगे, अभी करके रख लो उन क्वेश्चंस को चारों को, अब वो होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने थ्योरी मोरलेस कवर कर ली है ज्यादातर। सबको क्लियर है ये चीजें? यस सर। ठीक है बच्चों, उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखना अगली क्लास से पहले। नाउ आई एम प्रोसीडिंग, मिटा रहा हूं मैं इसको। अगली क्लास भी कल है? नहीं बेटा, अगली क्लास कल नहीं होगी, कल परसों नहीं लूंगा मैं, अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे में लूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे भी होगा। तुम लोग वीकेंड पे उन 4 क्वेश्चन को करके रखना और पूरी स्टेट लाइन की थ्योरी जो भी हमने अब तक करी है उसको सबको रिवाइज करके रखना एंड टू एंड। ओके सर। ठीक है, अगली क्लास में मैं वो 4 क्वेश्चन और पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन की थ्योरी खत्म करके देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी हमको एक क्लास लगेगी या एक या हो सकता है 2 क्लास भी लग जाए, उसमें 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो कोनिक्स में जरूरत पड़ेगी हमको, होमोजेनाइजेशन वगैरह कंसेप्ट है। देन वी विल मूव टू सर्कल्स। तो कल परसों क्लास नहीं है मेरी, तो जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे में होगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज? यस सर। चलो लेट्स प्रोसीड, इसको मिटा रहा हूं मैं। नाउ वी विल लुक एट अ वेरी स्टैंडर्ड कंसेप्ट जो काफी यूज होगा आगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ 2 लाइंस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तुम में से बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जेईई मेन की और आईआईटी की अलग से तैयारी नहीं करी होगी लास्ट ईयर, तो उन लोगों को एनसीईआरटी लेवल का चीजें पता होंगी और उनके अच्छे नंबर भी आए होंगे 11th-12th में। तो लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो आईआईटी के सिलेबस में हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होती हैं। जहां तक मुझे आइडिया, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर भी नहीं होगा एनसीईआरटी में, तो इसलिए इन सारी चीजों को जो नए कंसेप्ट हैं अच्छे से समझ लेना, और जो भी तुम्हारे पास गाइड बुक है या जो भी स्टडी मटेरियल है उससे एक बार रेफर कर लेना। वैसे तो इंटरनेट पे भी सब कुछ अवेलेबल है आज के समय में।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। सपोज करो हमको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, हमको दो लाइनें दे रखी हैं। पहली लाइन ले लेते हैं L1, लेट्स से L1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन हो गई मेरी। और लेट्स से दूसरी लाइन मेरे को दे रखी है L2, ये दे रखी है मेरे को L2 व्हिच इज लेट्स से A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइनें हो गई L1 और L2। अब हमको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं बाइसेक्टर दो बनते हैं और दोनों के दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम जानते हैं। एक बाइसेक्टर बनेगा ये और एक बाइसेक्टर बनेगा हमारा ये। ठीक है, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने, बच्चों अपने ऑडियो बंद कर लो, ऑडियो बंद कर लो। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का जो तरीका है उसे देख लो क्या है। सपोज करो इस लाइन पे ये जो बाइसेक्टर 1 है B1, इस बाइसेक्टर 1 पे मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से आई टेक अ पॉइंट P H, K, तो मुझे क्या पता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है P ये दो लाइन के बाइसेक्टर पर लाई करता है। और ये हमने पास्ट में देखा हुआ है जब हमने बेसिक थ्योरी करी थी, बेसिक ज्योमेट्री की, कि एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वहां से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों लाइंस पे इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबको याद है ये? Yes, sir. तो PA विल ऑलवेज बी इक्वल टू PB बेसिकली। तो अगर ये पॉइंट है PH, K से अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूं पहली लाइन पे विच इज A और दूसरी लाइन पे ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर विच इज लेट्स से B, तो आई कैन से PA इज इक्वल टू PB। अब PA की वैल्यू कितनी होती है? किसी भी पॉइंट से अगर तुम किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं किसी लाइन पे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, तो वो हो जाएगी A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये हो जाएगा PA की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. This will be equal to PB, the length of the perpendicular on the other line, which is equal to A2H plus B2K plus C2 divided by under root of A2 square plus B2 square। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस माइनस लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ में मॉड आता है, तो हमको पता नहीं है प्लस माइनस कौन सा है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस का मतलब हुआ दो बाइसेक्टर होंगे, एक बाइसेक्टर होगा ये वाला और दूसरा बाइसेक्टर होगा ये वाला B2। तो एक ही लाइन से दोनों बाइसेक्टर आ जाएंगे। तो अगर मैं लोकस निकालना चाहता हूं बाइसेक्टर का, मतलब बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो व्हाट विल आई डू? आई विल रिप्लेस HK विद X, Y। जनरलाइज हो जाएगा ना, क्योंकि HK का तो एक पॉइंट लिया है मैंने। अब HK ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर तुम लोकस निकालने जाओगे तो यू विल गेट A1X प्लस B1Y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2X प्लस B2Y plus C2 divided by under root of A2 square plus B2 square. These two are the equations of angle bisectors of these two lines L1 and L2। इसको ध्यान रखना, L1 और L2 के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों इन इक्वेशन से दिए जाएंगे, एक बार प्लस वाले से और एक बार माइनस वाले से। दो बाइसेक्टर आएंगे, दोनों के दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये फार्मूला तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा और हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे हो जिनको ना पता हो ये चीज, तो वो लोग इसको समझ लें और मेमोरी में डाल लें कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। सर ये प्लस माइनस क्यों आया, ये बता बेटा ये प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर तू यहां से लेगा, क्योंकि ये जो हम जब किसी भी पॉइंट का अगर ये x0, y0 है, तो जब इसका हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं d, तो हमारी वैल्यू आती है ax0 प्लस by0 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसमें बात क्या होती है ना, इसमें बात ये होती है कि हमको ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट है P हमारा, ये लाइन के इस तरफ है या लाइन के इस तरफ है। ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, मतलब ये लाइन है ये पॉइंट है, या ये लाइन है ये पॉइंट है। तो इसलिए हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए हम हमेशा मॉड लगा देते हैं। उस मॉड को हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो मॉड लगेगा, यहाँ पे मॉड बनता है क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड को हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस से क्या होता है, दो बाइसेक्टर आ जाते हैं, पहला ये बाइसेक्टर और दूसरा ये बाइसेक्टर। क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लगाई है ये इसके लिए भी वैलिड होगी ना, यहाँ के लिए भी तो वैलिड होगी ये इक्वेशन। अगर तू यहाँ पे ले लेगा h, k, उसके लिए भी ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। ये अलग बाइसेक्टर है, ये अलग बाइसेक्टर है, तो दोनों बाइसेक्टर इक्वेशन से आ जाएंगे जैसे तू प्लस माइनस लगाएगा। प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमेशा मॉड आता है। ओके सर, ओके सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. बच्चों इसको याद रखना है, ये जो डिब्बे में बना हुआ है बड़ा सा, इसको याद रखना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू गिवन लाइंस। किसी को कुछ पूछना है अभी इसमें?
No, sir. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से अब। ठीक है, तो हमने बाइसेक्टर की क्वेश्चन देखी। अगर हमको दो लाइंस पता है और उसका बाइसेक्टर हमको निकालना है, तो एक छोटी सी चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। ये किताबों में भी तुम्हें दिखाई देगी, लिखी रहती है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स। वैसे तो इसके बहुत तरीके होते हैं। जैसे कोई तुम्हें दे दे दो लाइन और बोले कि भाई ये बताओ कि कौन सा बाइसेक्टर जो है एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है और कौन सा बाइसेक्टर जो है ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है। जैसे अगर तुम इस वाले केस में देखोगे तो जो मैं लाल वाला बना रहा हूँ, लाल वाला मेरा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है और नीले वाला ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है। ये ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 से बड़ा। तो ये एंगल देखोगे 90 से बड़ा है और ये एंगल 90 से छोटा है। लाल वाला देखोगे तो लाल वाला क्या है? लाल वाला है ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर दोनों लाइनें जो हमारी हैं, अगर वो दोनों लाइनें 90 पे मिल रही हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर राइट एंगल पे हो जाएंगे। मतलब दोनों बाइसेक्टर जो है एक्यूट और ऑब्ट्यूस का फंडा ही नहीं रहेगा वहां पे। लेकिन अगर लाइनें जो है 90 पे नहीं है, तो एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये क्लियर है तुम लोगों को जो बोल रहा हूं मैं अभी? Yes, sir. तो क्वेश्चन जो है कई बार ये कह देता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई ये बताओ कि दो लाइनें दे देगा, वो कहेगा कि इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो फंडा बहुत सिंपल है। अगर तुमको दो लाइनें दी हुई हैं तो तुमको दोनों बाइसेक्टर निकालने आते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले लाइनों को यूज करके दो बाइसेक्टर निकाल लो, जो कि ऐसे करके निकल जाएंगे हमारे। उसके बाद जो दो बाइसेक्टर आए, प्लस माइनस के दो बाइसेक्टर आएंगे तुम्हारे पास, उनमें से कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लो, कोई भी। ध्यान से सुनना, ये जो तरीका है, हालांकि इसके तुम्हें फॉर्मूले भी दिखाई देंगे किताबों में, वो फॉर्मूले में करा दूंगा बाद में अगर कहोगे तो, लेकिन कॉमन सेंस यूज करना बेटर रहता है। ये जो दो बाइसेक्टर आए हैं तुम्हारे पास, इनमें से कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, कोई भी, चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, कोई भी एक ले लो। उसके बाद सपोज करो तुमने एक बाइसेक्टर लिया, उस बाइसेक्टर का जो भी तुमने लिया है, उस बाइसेक्टर का किसी भी एक लाइन के साथ, ये लाइन दे रखी है तुमको और तो एक तुमने बाइसेक्टर ले लिया, इस लाइन और इस बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल। अगर मॉड टेन थीटा, थीटा क्या है? टेन थीटा निकाल लो, दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा कैसे निकलेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। कोई भी एक बाइसेक्टर पकड़ लो, कोई भी एक, और उस बाइसेक्टर के बीच में और किसी भी एक लाइन के बीच में एंगल निकाल लो। अगर ये थीटा जो तुमने निकाला टेन थीटा, अगर तुम्हारा मॉड टेन थीटा 0 से 1 के बीच में आ रहा है, अगर तुम्हारा टेन थीटा का मॉड जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया थीटा कितना हो गया? 0 से लेके 45 डिग्री। अगर ये थीटा 0 से 45 डिग्री है, तो ये एंगल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 90 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. बेसिकली सर दोबारा बता दो एक बार। हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना क्या कंसेप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कोई तुमको दो लाइन दे देता है, ठीक है, और कहता है कि उनका वो बाइसेक्टर निकालो जो कि एक्यूट एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि ऑब्ट्यूस को बाइसेक्ट कर रहा है? तो तुम एक काम करो, ये जो प्लस माइनस वाली इक्वेशन आती है, इसमें से कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, कोई भी एक बाइसेक्टर निकाल लो, एक इक्वेशन निकाल लो कोई भी इनमें से, और जो लाइन दे रखी है आपको L1 और L2, उस लाइन में से L1 और L2 जो लाइन दे रखी है, उसमें से कोई भी एक लाइन ले लो और कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, यहां से उनके बीच का एंगल निकाल लो, ये थीटा। अगर ये थीटा जो आ रहा है तुम्हारा, अगर ये जो तुम्हारा थीटा आ रहा है, अगर ये टेन थीटा, इसका जो मॉड है वो तुम्हारा 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, अगर तुम्हारा टेन थीटा का मॉड 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है थीटा जो है 45 डिग्री से कम होगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो और कोई भी एक लाइन ले लो, उनके बीच में एंगल निकाल लो। अगर वो एंगल थीटा आपका टेन थीटा 0 से 1 के बीच में आ गया, इसका मतलब थीटा जो है 45 से कम है, तो वो सीधा सीधा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल 2 थीटा जो है 90 से कम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा टेन थीटा 1 से बड़ा आ रहा है, तो सीधा सीधा वो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? अगर दो लाइन दे रखी है, दोनों लाइनों में से कोई भी एक लाइन ले लो और किसी भी एक बाइसेक्टर की इक्वेशन ले लो, किसी भी बाइसेक्टर की, चाहे प्लस वाले की ले लो चाहे माइनस वाले की ले लो, उस बाइसेक्टर के बीच में और किसी एक लाइन के बीच में एंगल निकाल लो। अगर वो एंगल 45 से कम है, तो तुमने जो बाइसेक्टर उठाया वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, और अगर ये एंगल 45 से ज्यादा है, तो तुम्हारा जो बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है। और तुम्हें कैसे पता चलेगा एंगल 45 से कम है कि ज्यादा है? यहां से पता चल जाएगा, अगर उसका मॉड टेन थीटा का 0 से 1 के बीच में है, तो वो
लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा एंगल। मुझे ये बताओ, मैं इसमें काफी एनर्जी लगा रहा हूँ समझाने में, तुम लोगों को समझ में आ गई ये चीज? Yes, sir. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे आगे। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, अगला कंसेप्ट उठा रहा हूँ मैं। हाँ लिख लो, ये मिल जाएगा तुम लोगों को कॉपी में, बट फिर भी लिख लो एक बार। मैं तुम लोगों को एक काम करता हूँ, आज मैं तुमको एक अच्छा सा असाइनमेंट देता हूँ, उसको सोचना। उसमें ना काफी इंटरेस्टिंग है वो कंसेप्ट, उसमें मजा भी आएगा तुम्हें और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मैं उसको एक बार अभी डिस्कस कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ। कैलकुलस और स्ट्रेट लाइन, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है वो कंसेप्ट जो है। पहले तुम लोग सोच लो उसके बारे में, उसके बाद में डिस्कस करूंगा उससे अगली क्लास में। आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा क्या क्या करना है, क्या सोचना है। चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मिटा रहा हूँ इसको। सर एक ठीक है, बेसिकली अगर आपको दो लाइनें दे दी और बोला कि इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो दोनों लाइनों को यूज करके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख लो। किसी भी एक बाइसेक्टर को उठा लो और किसी भी एक लाइन को उठा लो, उनके बीच में एंगल निकाल लो। अगर उसका tan थीटा 1 से कम है और 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया सीधा सीधा, वरना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। चलूं? यस ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज अक्रॉस द लाइन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज अक्रॉस अ लाइन, सीधा फॉर्मूला है इसका। वैसे तो मतलब दिख जाएगा पता करके ये फॉर्मूला था क्यों आ रहा है। तो अगर याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर ड्राइव कर लेना। अगर ये पॉइंट है मान लो P1, इसको मान लो x1, y1, लाइन मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और लेट्स से हम एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जो कि हमारी लाइन को मिल रहा है m पे, ये परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट P1 की इमेज है लाइन L के अबाउट जो कि P2 है, लेट्स से x2 y2। ठीक है, तो एक पॉइंट है P1, उसकी हमने इमेज निकाली है लाइन के अबाउट विच इज P2। लाइन है ax प्लस by प्लस c 0। तो अगर कोई तुमसे बोलता है कि भाई P1 तुमको पता है और लाइन तुमको पता है, हमको m निकालना है, तो m कैसे निकलेगा? देखो लाइन का स्लोप पता है हमको, तो P1 m का स्लोप पता चल जाएगा, -1/m कर देंगे। बच्चों सुन रहे हो मेरी बात, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हमको L की इक्वेशन दे रखी है और P की वैल्यू दे रखी है। जैसे कुछ भी ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया 5,9। तो इस पॉइंट की अगर 5,9 की हमको ये पॉइंट चाहिए कि ये कहाँ पे मिल रहा है लाइन को, तो हम क्या करेंगे? इसका जो स्लोप है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 का, इसका स्लोप कितना है? -2/3। तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2. ठीक है, तो 3/2 को यूज करके और इस पॉइंट को यूज करके हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, Pm की, P1m की। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m है वो निकालने का जो तरीका है वो देख लो, मतलब सीधा फॉर्मूला है x डैश y डैश। अगर मैं बोल रहा हूं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के लिए जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, विच विल बी x डैश माइनस x1, ये x डैश y डैश लिया है, ये x1 y1 लिया है, x डैश माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू, अगर ये रिजल्ट याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं रहे तो तुम लोग ड्राइव कर सकते हो, तुमको उसका लॉजिक पता ही है। y डैश माइनस y1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बनता है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। और अगर एक बार आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आप उसकी मिरर इमेज निकाल सकते हो P1 की, जो कि P2 होगी। कैसे निकालोगे? P1 और P2 का जो मिड पॉइंट होगा वो m होगा। P1 और P2 का जो मिड पॉइंट होगा वो m होगा। आल्सो ये मुझे लग रहा है मेरा पेन गया, अब खराब होता जा रहा है, ये चल नहीं रहा। अगली क्लास में इसकी बैटरी चेंज कर दूंगा। आल्सो m is the midpoint of P1 and its image P2। ठीक है, तो क्योंकि m जो है P1 और P2 का मिड पॉइंट है,
तो अगर तुम्हें कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 कितने हैं, तो वो भी सीधा निकल सकते हैं M के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद। और अगर M के कोऑर्डिनेट नहीं भी निकाल रहे हो तो P2 के कोऑर्डिनेट निकालने का सीधा सीधा जो रिजल्ट है वो तुम्हारे सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। वो ऊपर वाले रिजल्ट से आ जाएगा, अगर तुम रिलेट कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको देख लेना कैसे आएगा, वो मेथड तुमको पता है। तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इनको लिखते जाओ रिजल्ट को, नहीं तो इनको वीडियो से बाद में चेक कर लेना। बस यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि वो मिड पॉइंट आ रहा है, इसलिए 2 का फैक्टर आ जाएगा, बाकी रिजल्ट सारा का सारा सेम रहेगा। ax प्लस by प्लस c, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बनेगा बच्चों किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर उस पॉइंट की इमेज निकालने का तरीका किसी लाइन के अबाउट। ये बन गया बच्चों रिजल्ट। ये है रिजल्ट दोनों का। क्लियर है सबको? यस सर। ये आराम से निकाल सकते हो, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, उसी हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चारों के चारों क्वेश्चन करके रखना, सब्जेक्टिव वाले अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और आईआईटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। नाउ मैं तुमको एक असाइनमेंट दूंगा छोटा सा एक, उस असाइनमेंट को तुम लोग ट्राई करना अपने आप। मतलब क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, बेसिकली सोचना है। मैं करा दूं क्लास में, उससे बढ़िया है कि एक बार तुम लोग सोच लो, उसके बाद मैं करा दूंगा अगली क्लास में। उसके पहले थोड़ी सी और चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। सब मिसलेनियस केसेस, सब मिसलेनियस केसेस, रैंडम केसेस हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। सबसे पहले है लेट्स से रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। सपोज करो कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बताओ इसका अल्फा कोमा बीटा का। माइनस अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अल्फा कॉमा माइनस बिल्कुल बीटा सही, सर। बिल्कुल अल्फा कॉमा सही। माइनस बीटा। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स याद रखना, हो जाती हैं, अल्फा कोमा माइनस बीटा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, सोच के बताओ कि अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस लाइन का रिफ्लेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस के अबाउट? इस लाइन का जो रिफ्लेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस के अबाउट वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यस सर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो 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 ध्यान से समझना, और इसको बेशक ड्राइव भी कर लेना, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं बट मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा जो होता है, उसको अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा कोमा माइनस बीटा। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स की जगह तो सेम रहेगा, वाई की जगह माइनस वाई आ जाएगा। तो अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लाइन है और उसको तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो नया इक्वेशन आएगी वो बनेगी ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। बिकॉज हो क्या रहा है, एवरी x कॉमा y विल गो टू x कॉमा माइनस y। तो अगर तुम इस इक्वेशन में x कॉमा y की जगह x कॉमा माइनस y डाल दोगे तो यू विल गेट इट्स रिफ्लेक्शन। तुम्हें प्रूव करना है तो तुम प्रूव भी कर सकते हो इसको, अदरवाइज ये सीधा सीधा यहां से निकल के आ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट अल्फा बीटा अल्फा कोमा माइनस बीटा बन जाएगा। इसका मतलब है इस लाइन का हर एक्स वाई एक्स कोमा माइनस वाई बन जाएगा, तो सीधा सीधा आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो लाइन का इसके अबाउट। ओके सर। क्लियर है ये चीज सबको? इंपॉर्टेंट है ये यस सर। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अल्फा कोमा बीटा का होगा, अल्फा कोमा माइनस बीटा। और उसी चीज को तुम लोग लाइन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। सेकंड केस आगे बढ़ रहा हूं मैं। किसी को डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस दोबारा वही चीज होगी एग्जैक्टली। कोई भी पॉइंट P अगर अल्फा कोमा बीटा है तो उसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा कोमा बीटा। इसका मतलब हुआ अगर कोई लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इस लाइन का अगर आप रिफ्लेक्शन निकालने जाओगे y एक्सिस के अबाउट तो वो बन जाएगा आपका माइनस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन अबाउट y एक्सिस।
ठीक है। Yes, सर sir. इसका एप्लीकेशन क्या है? Yes, sir. एप्लीकेशन क्या है बेटा? एप्लीकेशन काफी सारे हो सकते हैं, मतलब कोई तुमसे सीधा पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में, अभी तुम करोगे आईआईटी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें समझ में आएगा। और ये तो सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं आएगा कि कोई तुम्हें पूछेगा 3,4 का रिफ्लेक्शन बताओ वाई एक्सिस के अबाउट, इतना सिंपल नहीं होगा। लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है, वो कह सकता है 3,4 का रिफ्लेक्शन बताओ अबाउट द लाइन 2x + 7y - 9 = 0। तो ये तो तुम आराम से कर लोगे, ये भी हमने अभी देखा कि इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हम सीख रहे हैं, इनका एप्लीकेशन आ सकता है अलग अलग तरीकों से। जैसे आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था, बेशक अपनी कॉपी में चेक कर लेना, 1980 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो इसी कंसेप्ट पे है, रिफ्लेक्शन पे। वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट ले लिया उसने अल्फा कॉमा बीटा, तो कहता है पहले इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, फिर मैंने इसको x = y के अबाउट रिफ्लेक्ट किया, फिर इसमें x की जगह x + 2 कर दिया, तो फाइनल पॉइंट क्या होगा। तो इस टाइप से वो कुछ भी पूछ सकता है कंसेप्चुअल लेवल पे। तो हमको बेसिकली आइडिया होना चाहिए ना कि किसी कोई भी पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, तो किस तरीके से उसके पैरामीटर चेंज होंगे, किस तरीके से उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो ये सब पता होना चाहिए हमको। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है। इसका ही जो तीसरा हिस्सा आता है वो आता है रिफ्लेक्शन इमेज अबाउट ओरिजिन। किसी भी पॉइंट की अगर इमेज तुम्हें निकालनी है अबाउट ओरिजिन तो ऑब्वियस है, उसमें कुछ करना नहीं है। बेसिकली इमेज अबाउट ओरिजिन क्या हो जाएगी बताओ जरा। अगर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो उसकी इमेज कितनी है ओरिजिन के अबाउट? ओरिजिन के अबाउट क्या होगी इसकी इमेज? माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा। बिल्कुल सही है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गई इमेज अबाउट ओरिजिन। सिंपल सिंपल चीजें हैं। वो आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, कहेगा एक पॉइंट है, वी हैव टेकन इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट ओरिजिन, देन वी हैव रिफ्लेक्टेड दिस पॉइंट विद y एक्सिस, देन वी हैव डन दिस मैनिपुलेशन, देन वी हैव डन दैट मैनिपुलेशन। अब बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते रहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से, इसको जरा ध्यान से करना, इसमें गलती कर सकते हो तुम लोग। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं इसको। रिफ्लेक्शन अबाउट x = a। सपोज करो कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, एक बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, समझ लेना। और ये लाइन मान लो x = a है, ये लाइन है x = a। तो हमें ये जो पॉइंट है हमारा p अल्फा कॉमा बीटा, इसका रिफ्लेक्शन देखना है अबाउट द लाइन x = a। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा p', ये निकालना है हमको। कितना होगा जरा बताओ सोच के, अगर देख के पता कर पा रहे हो तो। देखो y तो बीटा ही रहेगा, x कितना हो जाएगा? y तो बीटा रहेगा, x कितना हो जाएगा बोलो? a प्लस अल्फा। a + अल्फा नहीं, और कोई Plus A minus alpha. कितना? प्लस कर देंगे A minus 2a alpha. माइनस अल्फा। A plus 2a A माइनस टू, अल्फा। हाँ 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 बिल्कुल सही है। देख लो कैसे होगा, देख लो कैसे होगा। नहीं a - अल्फा नहीं होगा, 2a - अल्फा होगा। देखो हाँ बिल्कुल सही है। देखो अप्रोच समझो, ये दे रखा है a, ठीक है, ये दे रखा है, ये कितना हो गया, ये दे रखा है अल्फा, ये अल्फा है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हो गया a - अल्फा। अगर ये a - अल्फा है तो ये भी a - अल्फा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो p' का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a - अल्फा प्लस a, यहां से यहां तक। इसका कितना हो गया x कोऑर्डिनेट p' का? ये a प्लस a - अल्फा, तो ये हो गया 2a - A अल्फा। minus alpha. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, अगर कोई बोलता है, अगर कोई तुमसे पूछे इमेज ऑफ ax प्लस by प्लस c = 0, ध्यान से सुनना मेरी बात, अबाउट द लाइन x = लैम्डा, इमेज ऑफ ax प्लस by प्लस c = 0 अबाउट द लाइन x = लैम्डा, अबाउट द लाइन x = लैम्डा। तो क्या हो जाएगा वो? अगर x = लैम्डा के अबाउट लेते हो तो अल्फा कोमा बीटा क्या हो जाता है? अल्फा कोमा बीटा हो जाता है ये। तो अल्फा कोमा बीटा अबाउट द लाइन x = लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस अल्फा कोमा बीटा। ये क्लियर है सबको? Yes. तो ये जो लाइन है इसमें x कितना चला जाएगा? x हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस x, और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, y का y रहेगा। तो इसकी इमेज कितनी बन जाएगी? इसकी इमेज बन जाएगी a × 2 लैम्डा माइनस x प्लस by प्लस c = 0। तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस लाइन अबाउट x = लैम्डा। आई होप सबको क्लियर हो रही है चीजें। Yes, sir. किसी को पूछना है तो पूछ लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्लियर है ना सबको?
Yes, sir. ठीक है बच्चों, किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, अगला रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये भी सेम है, सेम फंडा लगेगा, कोई ज्यादा लोचा नहीं है इसके अंदर। अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू बी और आपका एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा p, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा p डैश, दैट विल कम आउट टू बी अल्फा कॉमा 2b माइनस बीटा, ये बन जाएगा इसका रिफ्लेक्शन। बेशक निकाल के देख लेना, आपको लग जाएगा आइडिया, ये होगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, image of ax plus by plus c equal to 0 about y is equal to lambda, about y is equal to lambda will be ax plus 2 lambda minus y, 2 lambda minus y, इसको b ले लो, ax plus b into 2 lambda minus y plus c is equal to 0. This is the image of the line this about y is equal to lambda. मैं ये जनरली मिसलेनियस केसेस इसलिए करा रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना थोड़ी सी डेवलप हो जाए इन चीजों की। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आईआईटी में, लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशंस होते हैं। अलग अलग कंसेप्ट्स को मिला दोगे तो पूरी की पूरी थ्योरी बन जाती है। सिमिलरली अगली जो चीज आती है वो होती है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड है। रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x, तो अगर कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू x के अबाउट Beta comma alpha. बीटा कोमा अल्फा, बिल्कुल सही है। तो अल्फा कोमा बीटा विल गो टू बीटा कोमा अल्फा, दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x। चलो, थ्योरी में मोरलेस स्ट्रेट लाइन की थ्योरी हो गई है। अब अगली क्लास में मैं तुम लोगों के साथ 4 क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुमको, और आईआईटी का जो मैंने 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया था, जो बच्चा बोल रहा था कि सर वो AC स्क्वायर वाला जो है 10/AC² वाला, वो वाला भी सोल्व कर लूंगा। और कोई क्वेश्चन तुमको आईआईटी का सोल्व करवाना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, वरना मैं 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा और एक ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा आईआईटी वाला, ठीक है। अब अगली क्लास से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट को अच्छे से समझ लेना और सब लोग उसको अच्छे से सोचना। एक बार करूं डिस्कस? Yes, sir. ठीक है बच्चों, देखो सपोज करो मैं सिचुएशन बता रहा हूं तुम्हें, उस सिचुएशन को तुमको अपने आप एनालाइज करना है और आंसर्स निकाल के लाने हैं। अगली क्लास में मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लूंगा। 8 केस बनेंगे, लेकिन किस किस तरीके से होगा वो एक बार समझा देता हूं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहले मैं सोच रहा था कि 4 केस आज ही डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ, 4 तुम्हें बोल दूंगा करने को, बट मुझे लग रहा है कि 8 के 8 तुम्हें बोलता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग चले, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सपोज करो कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो 2 पॉइंट है, एक मान लो a है और एक मान लो b है। 2 केस बनेंगे, पहले केस बनाता हूं मैं, केस 1, a एंड b आर ऑन सेम साइड ऑफ l, ठीक है, ये केस 1 है। ऐसे ही एक केस 2 बनेगा बाद में, जिसमें होगा a एंड b आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ l, a एंड b आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ l। वो केस ऐसा करके बन जाएगा आपका, यहाँ पे a होगा और यहाँ पे मान लो कहीं पे b होगा, ये आपकी l हो जाएगी। ये आपका केस 2 बनेगा, ठीक है। केस 1 और केस 2 दोनों आपको एनालाइज करना है। अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। बच्चे कैलकुलस यूज करते हैं इसमें, लेकिन कैलकुलस के अलावा कॉमन सेंस से भी हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लो। अब सपोज करो देयर इज अ पॉइंट P, इसको अपने आप सोचना इंडिपेंडेंटली, दिमाग लगेगा इसमें। देयर इज अ पॉइंट P ऑन द लाइन L, लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है आपका P, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सपोज करो P जो है L पे है, तो PA प्लस PB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जरा सोच के बताओ एक बार मुझे, PA प्लस PB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बोलो सोच के, कॉमन सेंस से। PA प्लस PB मैक्सिमम निकालना है। P जो है वो लाइन पे है L पे, और A और B यहाँ पे हैं सेम साइड पे, तो PA प्लस PB मैक्सिमम कितना हो जाएगा? Infinity. सोचो, सब लोग सोचो।
पी देखो लाइन पे है, कहीं पे भी हो सकता है। पी ए प्लस पीबी मैक्सिमम कितना होगा? infinity. इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है, डाउट मत करो, इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा? पी को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, लाइन को बढ़ाते चलो, पी को दूर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, तो पी और पीबी दोनों बढ़ते जाएंगे, तो पी ए प्लस पीबी इन्फिनिटी होगा। पी ए प्लस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तुम लोगों को क्या करना है, पहला केस है पी ए प्लस पीबी मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, दूसरा केस है पी ए प्लस पीबी मिनिमम, ये आपको निकालना है। कॉमन सेंस लगाना और एनालाइज करने की कोशिश करना। इसको मैं अगली क्लास में उठाऊंगा। पी ए प्लस पीबी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी और बाकी सारी चीजें लगेंगी, कॉमन सेंस से सोचना। तीसरी चीज, तीसरा आएगा पी ए माइनस पीबी। पी ए माइनस पीबी मिनिमम कितना होगा, जरा सोच के बताओ एक बार, ये आप बता दोगे मुझे, आई एम प्रेटी श्योर। पी ए माइनस पीबी मिनिमम AB. नहीं, पी ए माइनस पीबी मिनिमम ए बी होगी। सोचो जरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी ए विल बी इक्वल टू पीबी, भूल गए? हाँ. जीरो जीरो जीरो, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहां पे भी मिलेगा, अगर वहां पे पी ले लेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पीबी हो जाएगा, पी ए माइनस पीबी मिनिमम 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है. क्लियर है ना? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछ लो। Clear. ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में पी विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का और एल पे होगा, जहां पे दोनों लाइनें मिलेंगी वो पी हो जाएगा, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पीबी, पी ए माइनस पीबी मिनिमम 0। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चौथी चीज, पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम, ये कितना होगा? तो इसमें बच्चों 8 केस बनते हैं, 4 केस बनते हैं सेम साइड के लिए और 4 केस बनते हैं अपोजिट साइड के लिए। तो उन 4 में से 2 केस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ऑब्वियस है ये वाले। ये दोनों केस आपको सोचने हैं, इसमें दिमाग लगेगा। उसके बाद आपको ए और बी अगर अपोजिट साइड पे होते हैं इस ऐसे तरीके से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको इन चारों चीजों की वैल्यू निकालनी है। पी ए प्लस पीबी मैक्सिमम निकालना है आपको अगर अपोजिट साइड में होंगे, पी ए प्लस पीबी मिनिमम निकालना है आपको अपोजिट साइड में होंगे अगर। उसके बाद आपको निकालना है पी ए माइनस पीबी मिनिमम। ये पी ए माइनस पीबी मिनिमम तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। अगर तुम ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो तो जहां पे पी होगा वो पी ए माइनस पीबी को 0 कर देगा। और आपको निकालना है पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम। आप लोग इस वाले क्वेश्चन में अपनी एनर्जी एक बार लगा लेना। इन 8 केस में, 8 में से 4 केस तो बहुत सिंपल है इस टाइप के, बाकी जो 4 केस है उसमें दिमाग लगेगा। इनको सोच लेना, मैं अगली क्लास में इनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबको क्लियर हो गया है ये जो कंसेप्ट तुमको सोचना है, अपने आप दिमाग लगाना है इसके ऊपर? सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। 4 केस इसके सेम साइड के और 4 केस अपोजिट साइड के। इन 8 केस को सोच लेना तुम लोग। अगली क्लास का डिस्कशन मैं इसी टॉपिक से शुरू करूंगा। और मुझे लग रहा है कि अगली क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगी, थ्योरी बची नहीं है अब, थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, तो वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। प्लस मैं 4 क्वेश्चन लूंगा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चारों के चारों जो मैंने आपको ग्रुप में दिए हुए हैं। तो वो चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग अब तैयार हैं, क्योंकि थ्योरी उतनी कवर हो चुकी है। तो यहीं पर रोक रहा हूं मैं आज की क्लास। किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। और ये जो मैंने कंसेप्ट अभी बोर्ड पे तुम्हारे सामने है, इसके ऊपर थॉट डाल लेना अपनी, और एक बार एनालाइज कर लेना अच्छे से कि ये किस तरीके से मैनेज हो सकता है। इसके अलावा जो आईआईटी के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं उनको ट्राई कर लेना, और जो 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोच लेना उनके डिस्कशन के साथ, चारों क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ, और इस वाले कंसेप्ट के साथ ऑप्टिमाइजेशन। ये जो मैंने अभी नया लास्ट में कंसेप्ट कराया, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली लाइन के दोनों साइड में पॉइंट्स हो सकते हैं या एक साइड में, तो हमको ऑप्टिमाइज करना है डिस्टेंस को। ये कैलकुलस से करते हैं बच्चे इसको सॉल्व, लेकिन कैलकुलस से लेंदी हो आता है और हम कैलकुलस से करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन इस वाले कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा सोच के रखना। आज मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है मेरे ख्याल से, छोटा सा, जिसमें हमने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो छोटा सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसको ट्राई कर लेना और इस वाले कंसेप्ट को सोच लेना। और वो चारों के चारों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, उन चारों पे थोड़ी एनर्जी डाल लेना। और आईआईटी के कुछ जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को अगर करवाने हैं मुझसे डिस्कस, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं डिस्कस कर लूंगा उनको। अभी वो बच्चे ने वो वाला बोला हुआ है डिस्टेंस वाला, 10 by AC स्क्वायर 10 by 15 by A1 AB स्क्वायर, उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो मुझसे एक बार।
बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है। तो मेरी अगली क्लास जो है मंडे या ट्यूसडे में होगी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो तुम लोग कब तक ये सारे की सारी चीजें करके रखोगे? आज जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट एंड में दिया है तुमको, उसको जरूर सोच लेना। उस पे आईआईटी में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, एक बार दिमाग लगा लेना। और बाकी जो चारों सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फोटो खींच के भेजी थी कल ग्रुप में, उसको भी एक बार ट्राई कर लेना। अभी ये जैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं इसका जो लिंक आएगा वो भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। अगली क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन की थ्योरी मोस्ट प्रोबब्ली खत्म कर लेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। देन वी विल मूव टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जिन भी बच्चों के पास बुक्स हैं या नोट्स हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा पढ़ सकते हैं और सर्कल्स भी पढ़ सकते हैं। देन वी विल प्रोसीड टू सर्कल्स। ठीक है, ओके सर। चलो ओके सर। ठीक है बेटा, Okay. बाय बाय। ध्यान रखना, भाई बहनों के साथ लड़ना नहीं, अच्छे से खाना खाना, मम्मी पापा को प्यार करना। थोड़े दिनों बाद तुम लोग हॉस्टल में आ जाओगे, उसके बाद तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे, तो घर से तुम लोग थोड़े समय के लिए बाहर हो जाओगे। इसलिए जब तक घर पे हो खूब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, सबका सम्मान करो और शांत रहो। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, तो तुम लोग देख लेना इसको। चलो बाय बाय ऑल, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।